नमस्कार। आज का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन एज ए डिसिप्लिन, लोक प्रशासन विषय के रूप में विकास। पहला जो काल है उसे हम कहते हैं इरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, राजनीति प्रशासन द्वैत काल। लोक प्रशासन का उद्भव 1887 में वुड्रो विल्सन के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन से होता है। इस निबंध में उन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया और राजनीति और प्रशासन के बीच अंतर स्थापित किया। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा था, प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापारिक क्षेत्र है, यह राजनीति से अलग है। इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रशासन और राजनीति को दो भिन्न भिन्न क्षेत्र के रूप में देखा, जहां प्रशासन में कानूनी नीतियों का क्रियान्वयन होता है और वह कार्य जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है शामिल था, जबकि राजनीति में राज्य की इच्छाओं और नीतियों का निर्माण किया जाता है। वुड्रो विल्सन इस प्रकार राजनीति प्रशासन द्वैत के जनक माने जाते हैं। उनके इस दृष्टिकोण ने प्रशासन के अध्ययन को एक नई दिशा दी, जिसमें उन्होंने राजनीति के प्रभाव को प्रशासन से बाहर रखने की बात की। फ्रैंक रुडनाउ ने सन 1900 में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में यह तर्क दिया कि राजनीति और प्रशासन सरकार के दो अलग अलग कार्य है। गुडनाउ के अनुसार राजनीति राज्यों की नीतियां और इच्छाओं का निर्माण करती है, जबकि प्रशासन इन नीतियों का क्रियान्वयन करता है। गुडनाउ ने लिखा, राजनीति राज्य की इच्छाओं या नीतियों से संबंधित होती है, जबकि प्रशासन इन नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि गुडनाउ ने भी राजनीति और प्रशासन को दो अलग अलग कार्यों के रूप में पहचाना और उनका मानना था कि इन दोनों को आपस में भेद कर देखा जाना चाहिए। वुड्रो विल्सन और फ्रैंक गुडनाउ के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उनके विचारों ने यह स्थापित किया कि राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग क्षेत्रों के रूप में समझा जाए, जिससे प्रशासन की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा मिला। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के व्यावसायिक और कानूनी पहलुओं को अधिक स्पष्ट रूप से प्रभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रभाव प्रशासन के कार्यों पर प्रभावी ढंग से न हो। इस प्रकार से हम आज भी इस द्वैत को लोक प्रशासन के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। दूसरा युग आता है इरा ऑफ प्रिंसिपल्स अप्रोच या सिद्धांतों दृष्टिकोण का युग। इस काल में विद्वानों का मानना था कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं और उनका कार्य इन सिद्धांतों की खोज करना था। यह चरण 1927 में वुल्लोग्बी की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन से शुरू हुआ। इस दौर में प्रशासन के सिद्धांतों पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से प्रमुख थी MP फोरेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, मूनी और रिले की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन पुस्तकों ने प्रशासनिक सिद्धांतों को समझने और परिभाषित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस चरण का प्रमुख प्रकाशन गुलिक और उर्विक की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। इस पुस्तक में विज्ञान शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुलिक और उर्विक ने यह संकेत दिया कि प्रशासन एक विज्ञान है। इस विचार के अनुसार प्रशासन को एक ऐसी व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया के रूप में देखा गया जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा और लागू किया जा सकता है। इस चरण के दौरान प्रशासन के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए पोस्टकॉप शब्द का निर्माण किया गया। पोस्टकॉप का उद्देश्य प्रशासन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बढ़ावा देना था, जो कि है P प्लानिंग योजना बनाना, O विच स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग संगठन करना, S स्टाफिंग कर्मचारी चयन, D डायरेक्टिंग निर्देशन, CO कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, R था रिपोर्टिंग और O था बजट बनाना और O कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग और B था बजटिंग या बजट बनाना। इन सिद्धांतों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से समझने और लागू करने की कोशिश की गई, जिससे प्रशासन की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ सके। सिद्धांतों दृष्टिकोण का यह युग
प्रशासन को विज्ञान के रूप में स्थापित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस काल में प्रशासन को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिससे लोक प्रशासन के सिद्धांतों और प्रथाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। सिद्धांतों दृष्टिकोण की आलोचना का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इसे एक सामान्य सिद्धांत में समेटना मुश्किल था। प्रशासन के कार्यों की जटिलता को केवल कुछ सिद्धांतों में बांधना बहुत कठिन था, ऐसा आलोचकों का मानना था। तीसरा चरण हम देखते हैं, इरा ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल अप्रोच, मानव संबंध और व्यवहारात्मक दृष्टिकोण का युग। 20वीं सदी के मध्य में प्रशासन के सिद्धांतों को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा। हर्बर्ट साइमन ने राजनीति प्रशासन द्वैत को खारिज किया और प्रशासन के सिद्धांतों को कथन या प्रोवर्ब्स के रूप में आलोचना की। उनका कहना था कि प्रशासनिक सिद्धांतों को केवल अनुभवजन्य सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो वास्तविक दुनिया में व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होते थे। इस आलोचना के बाद हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जो लोक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में एक क्लासिक मानी जाती है। इस पुस्तक में साइमन ने प्रशासनिक निर्णयों को समझने और क्रियान्वित करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रशासन के निर्णयों को केवल सिद्धांतों के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक और व्यवहारिक निर्णय लेने के रूप में देखा, जो व्यक्तिगत और समूह व्यवहार पर आधारित होते हैं। प्रशासन के निर्णय हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासनिक सिद्धांतों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तिगत व्यवहार, समूह गतिशीलता और सामाजिक तत्वों द्वारा प्रभावित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रशासन के अध्ययन के लिए एक व्यवहारिक और मानव संबंधों पर आधारित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। एल्टन मेयो, जो कि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, ने मानव संबंध दृष्टिकोण का विकास किया। उनका मानना था कि कर्मचारियों की भावना और संतुष्टि संगठन की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चेस्टर बर्नार्ड, जो कि एक प्रबंधन विचारक थे, ने भी प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारात्मक दृष्टिकोण को योगदान दिया। उनकी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में उन्होंने प्रशासन और प्रबंधन के कार्यों को समझने के लिए मानव व्यवहार पर जोर दिया। बर्नार्ड का मानना था कि प्रशासनिक प्रणाली में संचार, समूह सहयोग और सामूहिक निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके अनुसार प्रशासन केवल आदेश देने का कार्य नहीं करती, बल्कि यह कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सहानुभूति, सहयोग और विश्वास का एक नेटवर्क बनाता है। उनके दृष्टिकोण में प्रशासन कर्मचारियों के बीच समूह गतिशीलता और समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समाज के रूप में काम करता है। इस काल लोक प्रशासन के अध्ययन में एक नए दृष्टिकोणों का युग था, जिसमें मानव अधिकार, समूह गतिशीलता और कर्मचारी संतुष्टि के मुद्दे को प्रमुखता दी गई। इस दृष्टिकोण ने प्रशासन को संवेदनशील और लचीला बनाने की कोशिश की, जो केवल आर्थिक या संरचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानव और सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन के अध्ययन में नवाचार और नए आयामों को जोड़ा, जिससे प्रशासनिक कार्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार की समझ के साथ लागू किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इरा ऑफ क्राइसिस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के लिए संकट का युग। लोक प्रशासन के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इसे एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में देखने के बजाय इसे राजनीतिक विज्ञान से अलग नहीं माना गया। इस युग में विद्वानों ने तर्क दिया कि लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप राजनीतिक विज्ञान का लोक प्रशासन पर निरंतर प्रभुत्व बना रहा। यह वह समय था जब लोक प्रशासन ने अपनी स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक विज्ञान ने न केवल इसे अपनी सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि इसके विकास और विस्तार को भी प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं किया। यह युग लोक प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान ने इसे अपनी शाखा के रूप में देखा
और लोक प्रशासन के स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इस काल में लोक प्रशासन को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर नहीं मिला और इसे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही रखा गया, जिससे इसके सिद्धांतों और प्रथाओं की विकास प्रक्रिया बाधित हो गई। यह वह समय था जब लोक प्रशासन ने तृतीय विश्व देशों के संकटों का सामना करने में विफलता का अनुभव किया। विकसित देशों के लिए तैयार किए गए प्रशासनिक सिद्धांत और प्रथाएं विकसित देशों के संदर्भ में तो कारगर थी, लेकिन तृतीय विश्व देशों में संसाधनों की कमी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानताएं जैसे मुद्दे थे, जिससे निपटने में लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रभावी नहीं साबित हो सके। इसके कारण लोक प्रशासन ने विकसित देशों की स्थितियों के अनुरूप अपनी नीतियों और प्रविधियों में बदलाव की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोक प्रशासन के लिए यह काल पहचान संकट का था। यह वह समय था जब लोक प्रशासन को अपनी स्वतंत्र पहचान को लेकर गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विज्ञान के दबाव के कारण लोक प्रशासन को स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने में कठिनाई हुई और यह स्वयं को एक आवश्यक और प्रभावी क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में असफल रहा। यह काल लोक प्रशासन के विकास के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, जिसमें न केवल राजनीतिक विज्ञान का प्रभुत्व था, बल्कि तृतीय विश्व देशों के संकटों का सामना करने में भी यह असफल रहा। पांचवा युग है ईरा ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई लोक प्रशासन का युग। लोक प्रशासन के विकास का पांचवा चरण उस समय प्रारंभ हुआ जब नई लोक प्रशासन आंदोलन दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट का उदय हुआ। यह आंदोलन प्रशासनिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने प्रशासन को केवल तकनीकी दक्षता और संगठनात्मक रचना से हटाकर सामाजिक उत्तरदायित्व, न्याय और लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाया। नई लोक प्रशासन के 4 प्रमुख विषय थे। पहला, प्रासंगिकता, रेलेवेंस। लोक प्रशासन केवल परंपरागत ढांचे और नियमों तक सीमित नहीं रह सकता। इसे समाज की वर्तमान आवश्यकताओं, समस्या आधारित नीतियों और वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ा जाना चाहिए। प्रशासन को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा था मूल्य, वैल्यूज। पारंपरिक प्रशासन ने मूल्य निरपेक्षता या वैल्यू न्यूट्रलिटी का समर्थन किया, लेकिन नई लोक प्रशासन यह मानती थी कि प्रशासनिक निर्णयों में नैतिक मूल्यों, न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। तीसरा, समानता या इक्विटी। दक्षता के साथ साथ प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक समानता और न्यायपूर्ण वितरण भी होना चाहिए। प्रशासनिक नीतियों और सेवाओं का लाभ सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों तक पहुंचना चाहिए। चौथा, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। प्रशासन को स्थायित्व बनाए रखने वाला नहीं, बल्कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का संवाहक माना गया। इसे समाज में समानता, शक्तिकरण और प्रगतिशील परिवर्तन लाने में सहायक होना चाहिए। नई लोक प्रशासन आंदोलन ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक प्रशासन एक स्थिर या जड़ अनुशासन नहीं है, बल्कि यह समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। जैसे जैसे समाज में नई चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न होती है, वैसे वैसे लोक प्रशासन अपने दृष्टिकोण, उपकरणों और मूल्यों को पुनः परिभाषित करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग डिसिप्लिन है, यानी कि यह समय के साथ खुद में बदलाव लाता रहता है और इस तरीके से वो इवॉल्व होता रहता है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया है और आपका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो क्लियर हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. All the best. Thank you.